चैप्टर 12 एंटीना तथा प्रोपोगेशन। एंटीना एक मेटलिक ऑब्जेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सके, इसलिए हम एंटीना को एक ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री एंटीना। सैद्धांतिक रूप से एंटीना एक पॉइंट रेडिएटर या आइसोट्रोपिक रेडिएटर होना चाहिए जो एक आदर्श एलिमेंट की तरह कार्य करे। उसके बाद इसका फिगर, डायपोल एंटीना, दिस इज द ए बी एंड दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, दिस इज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। यदि किसी कंडक्टर पर आरएफ सिग्नल अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं तथा नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होते हैं, जिस कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है। एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएशन का सिद्धांत। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने पर उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। यदि करंट फ्लो होने की दिशा ऊपर की ओर हो तो लाइन ऑफ फोर्स की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। यदि करंट फ्लो होने की दिशा नीचे की ओर हो तब लाइन ऑफ फोर्स अथवा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्लॉकवाइज होती है। दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन। फिगर्स, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। एंटी क्लॉकवाइज को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तथा प्रोपोगेशन की दिशा में संबंध। यदि डायपोल एंटीना पर आरएफ वोल्टेज साइनोसॉइडल हो तो इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक फील्ड का प्रत्येक हाफ साइकिल पर साइन परिवर्तन होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपोगेशंस। ई जो होता है वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एच जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एंटीना का पोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अथवा ई वेक्टर की दिशा से होता है। पोलराइजेशन विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड हो, उसे हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन कहते हैं। वर्टिकल पोलराइजेशन मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली पोलराइज्ड हो, उसे वर्टिकल पोलराइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक में होता है उसे इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन कहते हैं। सर्कुलर पोलराइज्ड एंटीना, सर्कुलर पोलराइजेशन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल में होता है सर्कुलर पोलराइजेशन एंटीना कहते हैं। पावर गेन, एंटीना द्वारा किसी विशेष दिशा में रेडिएट की गई पावर डेंसिटी आइसोट्रोपिक एंटीना द्वारा उसी दिशा में रेडिएट की जाने वाली पावर डेंसिटी के अनुपात को एंटीना का पावर गेन कहते हैं, जिसे जीपी से प्रदर्शित करते हैं। तो पावर गेन जीपी जो होता है, पावर इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ पावर डेंसिटी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन पावर डेंसिटी इन रेडिएटेड बाय द आइसोट्रोपिक एंटीना इन सेम डायरेक्शंस। उसके बाद फिर आ गया डायरेक्टिव गेन एंटीना द्वारा किसी विशेष दिशा में रेडिएट किए गए सिग्नल की रेडिएशन इंटेंसिटी तथा एवरेज रेडिएटेड पावर के अनुपात को डायरेक्टिव गेन कहा जाता है। इसे GD से प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्टिव गेन GD इज इक्वल टू जो होता है ये रेशियो ऑफ मतलब किसी विशेष दिशा में रेडिएशन इंटेंसिटी तथा एवरेज रेडिएटेड पावर। इफेक्टिव एरिया जो होता है एंटीना के लोड पर रिसीव पावर तथा एंटीना पर आने वाली वेव की ओर डेंसिटी के अनुपात को एंटीना का इफेक्टिव एरिया कहा जाता है। इसे AEF से प्रदर्शित करते हैं। इफेक्टिव जो होता है एरिया होता है वो एंटीना द्वारा पावर रिसीविंग एंड पावर डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव के अनुपात के बराबर होता है। ए इफेक्टिव जो होता है W/C
सी होता है। एंटीना का इफेक्टिव एरिया डायरेक्टिव गेन के समानुपाती होता है। ए इफेक्टिव अनुक्रमानुपाती जी डी। ए इफेक्टिव इज इक्वल टू, जब अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, जैसे लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई कहते हैं, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इक्वल टू कांस्टेंट। इफेक्टिव लंबाई रिसीविंग एंटीना पर ओपन सर्किट कंडीशन में तथा इंड्यूस्ड वोल्टेज भी तथा इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपात को इफेक्टिव लंबाई कहा जाता है। इफेक्टिव लंबाई जो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन इंसिडेंट फील्ड इंटेंसिटी, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू वी ओ सी अपॉन ई। वी ओ सी जो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और ई जो होता है इंसिडेंट फील्ड इंटेंसिटी होता है। इसके बाद आएगा रेडिएशन पैटर्न। किसी एंटीना के रेडिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस एंटीना का रेडिएशन पैटर्न कहलाता है। ठीक, रेडिएशन पैटर्न जो होता है वो इंडिकेट फिगर में दिखाया गया है। ये डायरेक्शनल एंटीना का पैटर्न होता है, ये आइसोट्रोपिक एंटीना का पैटर्न होता है, ये पावर रेडिएशन पैटर्न होता है। उसके बाद फिर आएगा बैंड विड्थ। फ्रीक्वेंसी की वह रेंज जिसमें एंटीना की परफॉर्मेंस किसी कैरेक्टरिस्टिक के सापेक्ष एक दिशा स्टैंडर्ड की होती है, एंटीना की बैंडविड्थ कहलाती है। तो उसके बाद फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस एक काल्पनिक रेजिस्टेंस है। इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। आर टी इज इक्वल टू आर स्मॉल आर प्लस आर स्मॉल एल। आर टी जो होता है टोटल एंटीना रेजिस्टेंस होता है, आर स्मॉल आर जो होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है, आर स्मॉल एल जो होता है ओहमिक रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद फिर आर स्मॉल आर रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है W अपॉन आई स्क्वायर आर एम एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू जो होता है रेडिएटेड पावर ऑफ एंटीना होता है। ठीक, उसके बाद IRMS जो होता है करंट एट फीड पॉइंट। एंटीना की इफिशियंसी किसी एंटीना द्वारा रेडिएटेड की जाने वाली पावर तथा एंटीना की फीड की जाने वाली कुल पावर के अनुपात को एंटीना की इफिशियंसी कहते हैं। ईटा जो होता है, ईटा एंटीना की इफिशियंसी पावर रेडिएटेड बाय एंटीना अपॉन टोटल पावर फीड ऑफ एंटीना। ईटा इज इक्वल टू WR अपॉन WT। WR जो होता है WR, WT को WR प्लस WL से। उसके बाद ईटा इज इक्वल टू WR अपॉन WR प्लस WL। ये होगा G इज इक्वल बराबर होता है GP अपॉन GD। ईटा जो होता है एंटीना इफिशियंसी होगा। उसके बाद WR जो होता है रेडिएटेड पावर होगा, WL जो होगा लॉस पावर होगा। एंटीना के प्रकार इसके पहले सब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, हाफ वेव डायपोल एंटीना की 50 मेगाहर्ट्ज पर लंबाई ज्ञात कीजिए। फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 50 मेगाहर्ट्ज, ये गिवन है। वी नो दैट C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इज इक्वल टू जो होता है C अपॉन F। C जो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन, उसके बाद 50 मेगाहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे। एक मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 10 की घात 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू 10 की घात 6 हर्ट्ज। उसके बाद फिर घात से घात पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा। वी नो दैट। उसके बाद फिर हम लेंथ जो पूछ रहा है, लंबाई जो पूछ रहा है वो लेंथ होता है लैम्डा बाई 2। तो L इज इक्वल टू लैम्डा हमारा निकला है 6 लैम्डा। उसके बाद L इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। L इज इक्वल टू हमारा 3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा, एक एंटीना की रेडिएशन रेजिस्टेंस 80 ओम तथा लॉस रेजिस्टेंस 10 ओम, तो एंटीना की डायरेक्टिविटी ज्ञात कीजिए यदि पावर गेन 20 ओम। आर जो होता है रेडिएशन रेजिस्टेंस हमें दिया है 80 ओम, रेडिएशन लॉस दिया है 10 ओम और गेन पावर जो हो 20 दिया है। हमें निकालना क्या है, एंटीना की डायरेक्टिविटी। नहीं, हाँ, एंटीना की डायरेक्टिविटी निकालना है। उसके बाद एंटीना की डायरेक्टिविटी हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू G अपॉन ईटा। तो सबसे पहले हम ईटा निकालेंगे, ईटा फ्रीक्वेंसी। ईटा इज इक्वल टू जो होता है R स्मॉल r अपॉन R स्मॉल l प्लस R प्लस L। तो इस पर वैल्यू पुट करेंगे।
80/80 प्लस 10, 80/90, ईटा इज इक्वल टू 0.89। वी नो दैट डी इज इक्वल टू जो होता है G/ईटा। तो जी हमें दिया है, पावर गेन जो दिया है 20 है वो, और उसके बाद ईटा जो है 0.89 है। उसके बाद फिर डी यहाँ 20 रखेंगे, यहाँ 0.89 रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 22.47 आ जाएगा। डी हमें डायरेक्टिविटी निकल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाफ डाइपोल एंटीना की फ्री स्पेस में रेडिएशन रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। हमें डीएल जो होता है हाफ वेव मतलब डीएल हमें दिया है, डीएल इज इक्वल टू गिवन दिया है λ/2। वी नो दैट, हम यह जानते हैं रेडिएशन जो रेजिस्टेंस होता है वो 80π² DL/λ का होल स्क्वायर होता है। तो 80π² DL के स्थान पर λ/2 रखेंगे, λ/2 यहाँ रखेंगे, उसके बाद नीचे वाला लैम्डा वही रहेगा का होल स्क्वायर, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80π² इंटू 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा 20। तो r स्मॉल r जो होगा वो 20π² होगा। उसके बाद रेडिएशन रेजिस्टेंस पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, 3.14 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 197.2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीना का अधिकतम प्रभावी एरिया ज्ञात कीजिए यदि इसकी वेव लेंथ 2 मीटर एवं डायरेक्टिविटी 90 हो। तो गिवन हमें दिया है डी बराबर डी इज इक्वल टू जी डी होता है, 90 दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर दिया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफेक्टिव एरिया जो होता है λ² D/4 पाई होता है। तो लैम्डा जो होगा 2 का लैम्डा दिया है 2 का होल स्क्वायर इंटू डी डायरेक्टिविटी 90 दिया है 0.4 इंटू 3.14। उसके बाद ए इफेक्टिव निकाल देंगे हम यहाँ से 4 इंटू 90 इक्वल टू 360 अपन 12.56 को सॉल्व कर देंगे, 28.66 आ जाएगा। ए इफेक्टिव हमारा आ जाएगा 28.66। नेक्स्ट क्वेश्चन, λ/8 डाइपोल एंटीना की फ्री स्पेस में रेडिएशन रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो गिवन है, यहाँ पे दिया गया है DL इज इक्वल टू λ/8। वी नो दैट रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है 80π² इंटू DL/λ का होल स्क्वायर। तो 80π² इंटू DL के स्थान पर हम λ/8 रख देंगे, तो λ/8 ये नीचे वाला लैम्डा ही रहेगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा 80π² इंटू 1/64। ठीक, 80 के स्थान पे 80 इंटू π² के स्थान पे 3.14 का होल स्क्वायर अपॉन 64 को सॉल्व कर लेंगे हम। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस जो आएगा हमारा 12.32 आ जाएगा ओम 12.32 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ओम मेगा का एक एंटीना कितनी पावर रेडिएट करेगा। यदि इसमें फीड करंट 10 एम्पियर हो। तो गिवन हमें दिया है IRMS जो होता है 10 एम्पियर गिवन है, और रेडिएशन रेजिस्टेंस जो है 50 ओम दिया है। उसके बाद वी नो दैट, जो हम जानते हैं कि W जो होता है W इज इक्वल टू I²RMS। I²RMS के स्थान पे 10 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेडिएशन रेजिस्टेंस 50 दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, W इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंटीना की लॉस रेजिस्टेंस 15 ओम है तथा पावर गेन 25 है। यदि एंटीना की डायरेक्टिविटी 28 हो तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का मान याद करो। इसमें दिया है रेडिएशन लॉस जो है 15 ओम है, GD दिया है 28, GP दिया है 25। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ईटा जो होता है GP/GD होता है। तो GP के स्थान पर RR होगा, उसके बाद नीचे अपॉन RR प्लस RL होगा। तो ईटा जो GP/GD, GP हमें दिया है 25 अपॉन GD जो दिया है 28 दिया है, यहाँ पे रख लेंगे RR अपॉन, उसके बाद RL और लॉस जो दिया है रेजिस्टेंस जो लॉस दिया है वो 15 है और प्लस RR। इसके बाद हम तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 28 R प्लस 25, 15 प्लस RR, उसके बाद 28R,
इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 375 प्लस 25 आर आर, तो उसके बाद 28 आर में से 25 आर माइनस कर देंगे, 3 आर आर इजक्वल टू 375, आर आर इजक्वल टू 375/3, आर आर इजक्वल टू 125 ओम आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पैराबोलॉइड रिफ्लेक्टर का गेन एवं बीम विड्थ ज्ञात कीजिए। यदि एंटीना की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज एवं डायमीटर 30 मीटर तथा इल्यूमिनेशंस ऑफ ईटा 65% हो, गिवन दिया है हमें फ्रीक्वेंसी जो है 4 गीगाहर्ट्ज है, इसको हम मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर देंगे, 4 × 10⁻³ हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टिविटी हमें दिया है 30 मीटर्स है, ईटा इक्वल टू 65% होता है। उसके बाद ए इफेक्टिव एरिया जो होता है हमें फार्मूला मालूम है लैम्डा स्क्वायर GD/4π, तो GD हमें फार्मूला मालूम है 4π नहीं GD यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, GD इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, GD इक्वल टू निकाल लेंगे 4π ए इफेक्टिव/λ²। तो ए हम जानते हैं ए का फार्मूला जो होता है, एरिया का जो फार्मूला होगा वो πd²/4, तो पाई डी के स्थान पे हमारा 30 है। उसके बाद नहीं सॉरी यहाँ डायमीटर होगा, डायरेक्टिव नहीं होगा, डी जो होगा 30 मीटर होगा, तो उसके बाद पाई 30 का होल स्क्वायर डायमीटर का होल स्क्वायर इंटू बाई 4 एज इक्वल टू 225 मीटर। ठीक, उसके बाद हम निकाल लेंगे यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू 300/f इनके में मेगाहर्ट्ज में, तो 300/4 × 10⁻³ मेगाहर्ट्ज, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.075 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। GD हमें निकालना है, GD हमें निकालना है 4π ए इफेक्टिव/λ², 4π इंटू 0.65 इंटू 225/λ जो है 0.075 होल स्क्वायर हो जाएगा। GD इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, यहाँ ना आ जाएगा। हम जानते हैं बीम विड्थ जो पूछा है, बीम विड्थ साई जो होता है 70λ/d, तो 70 इंटू लैम्डा के स्थान पे हम निकाले हैं 0.075/d मतलब 30, साइज इक्वल टू सॉल्व करने पर 0.175 आ जाएगा आंसर।